बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। यह है पाठ नाभिकीय संरचना, लेक्चर नंबर 2। और किस क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं? ये है कक्षा 12। ठीक है। पहले लेक्चर में हम लोग नाभिक की संरचना के बारे में बात कर चुके थे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के बारे में बात कर चुके थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसा होता है। फिर हमने इसके बाद नाभिकीय वर्गीकरण पर बात की थी, जहां पर समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक की बात की थी। आज उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों, यहां पर आज आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नाभिकीय आकार। नाभिकीय आकार। अच्छा, नाभिकीय आकार को समझने के लिए वैसे काफी चीजें तो इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। नाभिकीय आकार यानी नाभिक का आकार। आकार का मतलब नाभिक बड़ा है क्या छोटा है। तो इसको अच्छे समझने के लिए एक टेस्टी से एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए, आप जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं इस समय ऑनलाइन, इसमें से सबके हाथों में एक एक लड्डू है। लेकिन लड्डू कैसा है? अब कुछ लड्डू तो ऐसे हैं जिसमें बूंदी की संख्या कम है, और कुछ लड्डू ऐसे हैं जिसमें बूंदी की संख्या ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको क्या करना है, लड्डू बनाना है, और एक ऐसा लड्डू बनाना है जिसमें बूंदी ज्यादा हो, बूंदी की संख्या ज्यादा हो, तो सामान्य सी बात है, जिसमें बूंदी की संख्या ज्यादा होगी वो लड्डू का आकार भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा सा लड्डू बन जाएगा। और मैं कहूं नहीं यार, बूंदी कम करो भाई, छोटे छोटे लड्डू। छोटे लड्डू का मतलब क्या हो जाएगा? उसमें जो बूंदियों की संख्या है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम। जैसे मैं कहूं यार, एक लड्डू बनाओ जिसमें 100 बूंदी का लड्डू बनाना है, 100 दानों का लड्डू। और मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मजा नहीं आ रहा है, 100 दानों का नहीं चाहिए, ऐसा करो 200 दानों का लड्डू बनाओ। तो 100 दानों की अपेक्षा 200 दाने यानी बूंदियों का बना लड्डू बड़ा होगा आकार। इसका मतलब ये हो गया, देखो इन सब बातों का यहां मतलब क्या है। नाभिकीय आकार, जैसा कि नाभिक के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा की थी मेरे बच्चों, नाभिक दो तरह के कणों से मिलकर बना है। जो बेसिक परिकल्पना है उसके आधार पर, जैसे हमने कल बात की थी, नाभिक की अगर बात करें तो नाभिक क्या हो जाएगा? नाभिक दो तरह के कणों से मिलकर बना था। और वो कण क्या क्या थे? नाभिक दो तरह के जो कण थे वो क्या थे? एक तो उसमें क्या था? एक तो प्रोटॉन था। एक क्या था? प्रोटॉन। पूरे में लड्डू जैसा था पूरा, दो तरह की बूंदियों से बना लड्डू। और दूसरा कण इसमें कौन सा था मेरे बच्चों? दूसरा जो कण था वो उसके अंदर न्यूट्रॉन थे। यानी सब आपस में क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल मैंने बताया, मोतीचूर का लड्डू मान लो, कहीं कोई जगह नहीं होती। ये तो मैं बना रहा हूं, शायद जगह बीच में खाली दिख भी रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसमें कहीं कोई जगह खाली नहीं होती, पूरा अट्ठास अट्ठास भरा होता है। ठीक है। तो नाभिकीय आकार की अगर बात करें तो इनकी जो कुल संख्या है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की कुल जो संख्या है उसको ए से शो किया जाता है। ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। ए का मतलब क्या हो जाता है मेरे बच्चों? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंदर कुल कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो बात यहां बिल्कुल अब स्पष्ट हो जानी चाहिए कि नाभिक का आकार इस पर निर्भर करेगा कि उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। क्योंकि द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, तो द्रव्यमान संख्या ज्यादा होने का मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी। और जब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो अपने आप ही नाभिक का आकार कैसा होगा? बड़ा हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? यहां हम कह सकते हैं किसी नाभिक का आकार उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। किसी नाभिक का
किसी नाभिक का आकार उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात इसको गणित में कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों? अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हैं, देखो आकार का मतलब मेरे बच्चों क्या हो गया, यहां आकार का मतलब हो जाता है इसकी त्रिज्या। जैसे कोई कहे आकार, तो आकार जितनी बड़ी त्रिज्या होगी मेरे बच्चों उतना ही बड़ा उसका आकार भी होगा। यानी आर यानी त्रिज्या अनुक्रमानुपाती, बल्कि नहीं, ये थोड़ा गड़बड़, थोड़ा और सही कर देते हैं। यहां आकार से मतलब पता है क्या है? अर्थात इसको और, आकार का मतलब आयतन से मान लो, जगह पूरी कितनी घेरेगा ना, आकार का मतलब कितनी जगह घेरेगा वो, है ना। अर्थात नाभिक का आयतन अनुक्रमानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के। ए मतलब क्या है? द्रव्यमान संख्या, देखो जो यहां लिखा हुआ है। अच्छा आयतन, अब नाभिक तो गोलम गोल है, और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए। अच्छा बच्चों, अनुक्रमानुपाती की एक विशेषता होती है, अनुक्रमानुपाती का जहां चिन्ह होता है वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां नियतांक को हटा सकते हो। नियतांक को हटाने पर भी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब यहां देखो, ये तो पूरा देखो नियतांक है, 4 भी नियत है, पाई भी नियत है, 3 भी नियत है। तो इसका मतलब ये सब चीजें नियत हो गई, तो इनको हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो r⁻³ अनुकौनपाती ए। मैंने इसको हटा दिया तो भी अनुकौनपाती के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो r⁻³ अनुकौनपाती ए है, तो दोनों पक्षों का क्या ले लो? घनमूल ले लो। दोनों पक्षों का घनमूल, घनमूल का मतलब घात 1/3। तो आर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा a⁻1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यहां से हमने जो इतना पढ़ा उससे रिजल्ट क्या निकल के आया? इससे रिजल्ट निकल के आया मेरे बच्चों कि किसी नाभिक की जो त्रिज्या होती है, किसी नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो उसके द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो उत्तर आया, उसकी कितनी घात पर निर्भर करती है मेरे बच्चों? उसकी घात 1/3, यानी उसके घन मूल के अनुपाती होती है। यानी रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि किसी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के होती है। यानी रिजल्ट क्या निकल के आ गया? आर अनुक्रमानुपाती a⁻1/3। अब बोर्ड में देखो क्वेश्चन प्रश्न इस पर किस तरह से आते हैं। जैसे मैंने यहां पर बोर्ड के क्वेश्चन को निकाल के रखा हुआ है, और इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण सिखा, यदि यदि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या क्रमशः 8 तथा 27 हो, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात
क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मेरे बच्चों क्या होगा। तो किस तरह से करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले A1, देखो पहले की द्रव्यमान संख्या कितनी है मेरे बच्चों, 8 है। A2 यानी दूसरे नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है, आप देख रहे हो 27। ठीक है, अब त्रिज्या, अभी हमने सीखा था मेरे बच्चों, क्या सीखा था कि R अनुक्रमानुपाती होता है A की घात 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम इसको सूत्र में बदल दें तो क्या लिख सकते हैं, R1/R2 बराबर आ जाएगा A1/A2 की संपूर्ण घात 1/3। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना सीखो उसको बच्चों। R1/R2, अच्छा A1 कितना लगा दो, यहां लगा दो 8 लगा दो, A2 कितना लगा दो 27 लगा दो, और घात कितनी हो गई 1/3। अच्छा, 8 को किसका घन लिख सकते हैं, तो सब अच्छे से आप जानते हो, 8 को लिख सकते हो 2 का। सॉरी बच्चों, ये 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, और 27 को लिख सकते हो, और इसकी कुल घात कितनी है 1/3। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/3 की घात कितनी 3, और बाहर घात कितनी लगा रखी, सबसे बाहर घात कितनी है 1/3। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये घातें क्या हो सकती हैं, आपस में कट जाएंगी, देखो ये वाली घात इससे कैंसिल हो जाएगी, तो सीधे सीधे उत्तर क्या आ गया इसका 2/3। यानी बच्चों R1/R2 आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, ये हो जाएगा नाभिक, ये तो हो गया नाभिक का आकार। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। हम सीखेंगे नाभिक का घनत्व। ठीक है बच्चों। अच्छा, नाभिक का घनत्व कैसे निकालेंगे बच्चों, नाभिक के अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो नाभिक का घनत्व क्या होता है, किसी भी चीज के घनत्व का मतलब होता है ऊपर द्रव्यमान बटे उसका आयतन, यानी द्रव्यमान बटे आयतन को हम उसका घनत्व कहते हैं। तो नाभिक के घनत्व का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं नाभिक का घनत्व लिखूं और सूत्र बनाऊं कि भाई नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का घनत्व मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा नाभिक का द्रव्यमान, और इसको किससे भाग कर दे मेरे बच्चों, नाभिक का आयतन। ठीक है, अब इसको समझते हैं, फिर से मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है मेरे बच्चों, यहां पर एक नाभिक है। ठीक, ये नाभिक मान लेते हैं। ठीक है, एक नाभिक मान लेते हैं, नाभिक का आकार हमेशा गोलाकार होता है, और ये क्या मान लेते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या मान लेते हैं। मैं फिर बार बार आपको याद दिलाऊंगा, अगर कोई पूछे कि किसी नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है, इसको किस चीज से जांचा जाता है या किस से निरूपित किया जाता है, तो बच्चों किसी भी नाभिक के अंदर कितने न्यूट्रॉन या कितने प्रोटॉन है, ये मालूम चलता है उसकी द्रव्यमान संख्या से। जैसे मान लो किसी की द्रव्यमान संख्या 10 है, तो हमें समझ लेना है कि अगर किसी की द्रव्यमान संख्या 10 है, तो 10 का मतलब पता क्या है कि उसके अंदर कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जब संख्या देखोगे तो उनकी कुल संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, कुल संख्या होगी 10। इसको बार बार मैं रिवाइज कराऊंगा, बार बार आप इस चीज को याद रखिएगा कि किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है उसी को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपके सामने चित्र बना दिया मेरे बच्चों, ये एक नाभिक है। ठीक है, अच्छा यहां पर वैसे देखा जाए न्यूट्रॉन भारी होता है प्रोटॉन से, लेकिन बहुत कम अंतर होता है। तो अगर मैं दोनों का द्रव्यमान कैसा मान लूं, समान मान लूं, ठीक है, मैं इसका भी द्रव्यमान कितना मान लूं,
इसका द्रव्यमान भी m मान लूं और इसका द्रव्यमान भी क्या मान लूं, n मान लूं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है। क्या बोल देते हैं, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान मान लिया जाए, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कैसा मान लिया जाए, लगभग समान मान ले, ठीक है, तो नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, नाभिक का द्रव्यमान, बच्चों देखो सुनो, इसके अंदर एक बूंदी का वजन m है और इसके अंदर कुल बूंदियों की संख्या किससे निरूपित होती है, अभी बताया था, किसी नाभिक में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, उनकी संख्या निरूपित होती है ए से। जैसे मैं कहता, ये तुम्हारे सामने जो मैंने गोला बनाया है, इसमें 50 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, 50 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, और एक का द्रव्यमान m है, तो एक का द्रव्यमान अगर m है और इनकी संख्या 50 है, तो कुल द्रव्यमान 50 इंटू m हो जाएगा। दूसरी बात समझ लो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या मान लेते हैं 70 है, उसके अंदर 70 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कुल 70 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और एक का द्रव्यमान m है, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान m, उनकी संख्या 70, तो द्रव्यमान हो जाएगा m इंटू 70। वैसे ही किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कैसे होता है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। द्रव्यमान कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों, द्रव्यमान का सूत्र पता है क्या हो जाएगा, देखो सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, सूत्र हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान का सूत्र क्या बना, देखो सुनना ध्यान से, एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा, किससे गुणा कर देंगे, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है, यानी द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चों, तो द्रव्यमान कितना हो गया, कैपिटल एम लिख देते हैं, छोटा वाला एम तो लगा जाएगा, कैपिटल एम नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, तो यह जाएगा एक का द्रव्यमान और संख्या मतलब हो जाएगी ए, ये तो आ गया द्रव्यमान। ये कौन सा द्रव्यमान आ गया मालूम है, ये आ गया, ये गए ये गए ये गए, घूम 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 के ये चीज निकाल दी, देखो नाभिक का द्रव्यमान आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, तो नाभिक का आकार गोलाकार है मेरे बच्चों, और नाभिक का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब एक चीज तुम्हें और सिखा देता हूं, देखो यार, यहां पर हमने जो ये निकाला था r अनुपाती, तो हम यहाँ एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं भाई, हम ये कर सकते हैं, हम सीधे r का सूत्र बना सकते हैं। ये सारे मेरे बच्चों को मालूम है कि जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा, तो इसको नियतांक लगा दो r0, एक की घात 1/, तो कहीं अगर नाभिक की त्रिज्या हमें डायरेक्ट लगानी हो तो हम क्या लगा सकते हैं, r बराबर r0 एक की घात 1/3, जहां पर r0 क्या है, ये एक नियतांक है, ये क्या हो जाएगा, एक नियतांक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भाई आगे बढ़ा जाए जल्दी से, तो ये कितना हो गया देखो, 4/3, अब r³ की जगह r का मान लगाया r0 एक की घात 1/3, और फिर आपने इसकी घात 3 कर दी। ये मैंने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने क्या किया मेरे बच्चों, ये जो r देख रहे थे ना, ये वाला r, इस r की जगह मैंने ये वाला मान लगा दिया, ये मान, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, देखो जरा समझो उसको, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4/3 पाई
आर नॉट का क्यूब, देखो आर नॉट की तो घात 3 हो जाएगी, लेकिन बेचारे ए पर घात है 1/3, ए पर घात कितनी है 1/3, और गुणा किया तुमने 3 से, तो बेचारा कुछ भी नहीं बचा, 3 से 3 कट गया, बेचारा ए की घात केवल 1 बची, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इस पर ए जो आ जाएगा अपना, यहां पर ये आ जाएगा केवल ए। अब ध्यान से देखो, हमारे पास दोनों चीजें हो गई, नाभिक का द्रव्यमान भी हो गया और नाभिक का आयतन भी हो गया। चलो जल्दी से लास्ट में आ जाते हैं, क्या सीख लेते हैं, नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व क्या होगा देखो, तो नाभिक का घनत्व की अगर द्रव्यमान कितना लगा दे, ये लगा दिया ma, और आयतन कितना लगा दे 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब मैं तो देख पा रहा हूं, देखो आप क्या देख पा रहे हो कि इनमें से क्या कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों में से, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है आपको ये दिख रहा होगा, ए को ए से काट दो, कट गया ए से, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई, ठीक, यानी नाभिक के घनत्व का सूत्र आ गया। कोई पूछे सर इसमें है क्या क्या, एक बार बता तो दो। तो यहाँ पर मेरे बच्चों एम क्या चीज है, एम बताया था ना, एम क्या है, किसी एक न्यूट्रॉन, यानी इस एम का मतलब है किसी एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान, और आर नॉट एक नियतांक है, ठीक। तो इसका मतलब नाभिक का घनत्व। अच्छा एक बड़ी विशेष बात आई, ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखिए, अच्छा एक कुछ सेकंड का मैं टाइम देता हूं, देखिए कौन सोच पाता है इसको। नाभिक का घनत्व का जो सूत्र आया है, इसमें क्या कुछ विशेष चीज आप देख समझ पा रहे हो, ध्यान से देखो। अच्छा नाभिक का ये जो घनत्व आया, इसमें कुछ ऐसा जो बिल्कुल स्पेशल हो, कुछ अलग सा लगा हो आपको, देखो ध्यान से देखो फिर मुझे बताओ। नहीं, अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो बच्चों आर नॉट मैंने नियतांक माना, इसका मान होता है 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर मान होता है। नियतांक है तो मान नियत होता है ना, उसका मान नहीं होता है। चलो मैं एक और बात बताता हूं मेरे बच्चों, नाभिक का ये जो सूत्र आया है, इसमें देखो कहीं भी नाभिक का कोई गुण है ही नहीं, पूरा का पूरा कैसा है, पूरा का पूरा ये नियतांक आया। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसको समझते हैं चलो। नाभिक का घनत्व जो हमने पढ़ा मेरे बच्चों, तो नाभिक का घनत्व कितना आया देखो, नाभिक का जब हमने घनत्व पढ़ा, तो घनत्व आया 3/4 पाई r0 क्यूब, जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं कि ये कितना आ जाएगा, देखो इसका अगर हम निकाल दें, तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसका जो ऑर्डर है, कोटि है, वो 10⁻17 आती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत बड़ा घनत्व है ये, बहुत बड़ा नाभिक घनत्व। यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई, इसको बड़े अच्छे समझ लेना कि पहला पॉइंट, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व नाभिक की द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। यानी नाभिक का घनत्व, द्रव्यमान संख्या कुछ भी हो, उस सब पर समान रहेगा। दूसरा, इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों में समान होता है। नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों में कैसा होता है, समान होता है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, जैसे मैं कहूं, आपको एक उदाहरण सिखाता हूं मेरे बच्चों, ये यदि दो
नाभिकों की द्रव्यमान संख्या क्रमशः A1 बराबर 8 और A2 बराबर 100 हो तो इस नाभिक का घनत्व अधिक होगा। किस नाभिक का घनत्व अधिक होगा? ध्यान देने वाली बात आ गई। तो उसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। अतः क्योंकि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, अतः दोनों नाभिकों में घनत्व का मान समान होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो A2 100 है तो उसमें घनत्व ज्यादा होगा, नहीं, दोनों में घनत्व का मान कैसा होगा मेरे बच्चों? समान होता है। ठीक है, ये तो होगी द्रव्यमान संख्या। अब जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक मेरे बच्चों को और कराता हूं, इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है मेरे बच्चों। हेडिंग डालिएगा, नाभिकीय बल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, एक बड़ी विशेष बात बताए तुम्हें, जिससे पहले हम यहां पर आए, नाभिक का हमने चित्र बनाया आप लोगों ने, लेकिन एक विशेष बात जो देखने वाली पता है क्या है? वो ये है मेरे बच्चों कि यहां पर ये जितने प्रोटॉन है सब पर आवेश कैसा है? प्रोटोनों पर आवेश कैसा है? सब पर प्लस आवेश होता है। अब जब प्लस आवेश होता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर इन सब पर प्लस आवेश है तो होना ये चाहिए कि एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इनको इनको एक दूसरे से प्रतिकर्षित करना चाहिए, क्योंकि धन और धन आवेश जैसे दो दुश्मन हो गए बिल्कुल, और दोनों दुश्मन को एक ही जगह बोले साथ साथ हाथ पकड़ के चलो, कभी चलेंगे ही नहीं, है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन बात यह आती है कि प्रतिकर्षण लगने के बाद भी लड्डू टूटता नहीं है, नाभिक टूटता तो नहीं है। अब प्रोटॉन क्या कर रहे होते हैं? प्रोटॉन लगातार क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, है कि नहीं? लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो उनको इस प्रतिकर्षण के बाद भी आपस में बांधे रखता है। जैसे कई बार होता है ना कि अपने बड़े परिवारों में क्या होता है कि दो भाइयों में थोड़ा मनमुटाव हो गया, अब दूसरा एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि पापा जी का डर होता है या बड़े किसी का डर होता है तो बेचारे मजबूरी में क्या होंगे? प्रतिकर्षण तो लग रहा है लेकिन तब भी वो साथ साथ है। तो वो जो पापा जी है जो उन दोनों विरोधी लोगों को भी एक जगह मिला के रख पा रहे हैं, उन्हीं पापा जी का नाम क्या है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या हो जाएगा? यानी परिभाषा की अगर बात करें, नाभिकीय बल क्या होता है? किसी नाभिक के भीतर, किसी नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल, प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। सबसे आसान परिभाषा है, कोई ज्यादा लाग लपेट नहीं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को जो आपस में बांध के रखता है, उनके बीच में जो बल लग रहा है मेरे बच्चों, उस बल का ही नाम क्या है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल कहलाता है।
कहलाता है। किसी नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक, ये तो हो गया नाभिकीय बल। अब दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मेरे बच्चों, वो है नाभिकीय बल के गुण। बल के, ये बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि नाभिकीय बल क्या होता है, इसके 2 गुण लिखो या 4 गुण लिखो, ऐसे लिखने को आता है। तो नाभिकीय बल के गुण ये भी नोट कर लेते हैं। चलो, नाभिकीय बल के गुण क्या क्या हो जाएंगे यार, देखें, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि मीटिंग ओवर हो सकती है। नाभिकीय बल के गुण, पहला गुण, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल सूक्ष्म दूरी पर कार्य करने वाला बल है। मतलब नाभिकीय जो बल होता है ना बच्चों, वो तभी काम करेगा जब न्यूट्रॉनों या प्रोटोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाए। जब दूरी ज्यादा होगी तो ये काम नहीं करेगा, इसकी खास बात है। दूसरी, नाभिकीय बल क्या होगा, सूक्ष्म दूरी पर कार्य करने वाला बल है। दूसरा हो जाएगा नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। इसका मतलब है कि भले ही जो कण है उनमें आवेश हो या आवेश ना हो, इस बल को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लग जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लग जाता है। न्यूट्रॉन पे तो कुल आवेश नहीं होता ना, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग जाता है। यानी इस बल को लगने के लिए हमें आवेश की जरूरत नहीं है। जैसे कूलम का बल था, उसके लिए आवेश चाहिए था, इसको आवेश नहीं चाहिए। तीसरा, नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया मालूम है? व्युत्क्रम वर्ग का मतलब इसमें लगने वाला बल F जो है वो इसके अनुपाती नहीं होता। ये लाइन काट रहा हूं, देखो मैं इसको काट दिया मैंने, यानी अनुपाती नहीं होता। बाकी सारे बलों में देखते हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण है या सारे बल है, उसमें कहीं ना कहीं क्या आता है, F अनुपाती 1/r² आता है, इसमें नहीं आता। चौथा पॉइंट, नाभिकीय बल चक्रण पर निर्भर करता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन जब आगे और इसको खोजा गया तो मालूम चला कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है मेरे बच्चों, ये क्या होंगे, जिस तरह इलेक्ट्रॉन अपना चक्रण करता है वैसे ये भी चक्रण करते हैं। मीटिंग दोबारा भी ज्वाइन करने के बेटा।